नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो साथियों देखना ना भूलें। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कम समय बचा है साथियों, इसलिए वीडियो को वॉच जरूर करें। आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को वॉच जरूर करें। चलिए, आज का हमारा प्रश्न पहला क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न साथियों ध्यान दें, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में वर्णित हैं निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, भारतीय जो संविधान है उसमें जो मूल अधिकार है वो किस भाग में वर्णित है साथियों, तो भाग 3 में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग 3 में है। किस में है? 3 में है, भाग 3 में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में? तो भाग 3 में है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों का वर्णन है। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं तथा राज्य की शक्ति पर नियंत्रण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न हमारा साथियों ध्यान दें, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, मूल अधिकारों की जो संख्या है वर्तमान में कितनी है साथियों, तो 6 है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों की जो संख्या साथियों वो कितनी है, तो 6 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, प्रारंभ में मूल अधिकार 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन यानी कि 1978 में संपत्ति का अधिकार हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं जो भाग 3 में हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो भाग 3 में शामिल किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे स्कोर बढ़ाने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, जो समानता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 से 18 में है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 में है, अनुच्छेद 14 से 18 में है। ठीक है, तो साथियों अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार से संबंधित है। इसमें कानून के समक्ष समानता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत और समान अवसर की गारंटी भी दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है निम्नलिखित में से। तो साथियों, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है साथियों, तो समानता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन बी इससे राइट आंसर हो जाएगा। समानता का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 14। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। इसका अर्थ है कि इस राज्य किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? किसी भी राज्य किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा और सभी पर कानून समान रूप से लागू होगा। चाहे कोई छोटा वर्ग का हो, चाहे कोई बड़ा वर्ग का हो, चाहे कोई भी हो, उसको समान कानून लागू होंगे और राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, किसमें दिया है? अनुच्छेद 14 में कानून समक्ष समानता कानून है। ठीक है, जो समान संरक्षण की गारंटी देता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों। ठीक है, सेशन बहुत अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 17 में किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अस्पृश्यता का जो अंत है वो किस अनुच्छेद में किया गया है साथियों, तो अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 में किया गया है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है,
तो साथियों अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके पालन को अपराध घोषित करता है। क्या करता है? अब इसके पालन को अपराध घोषित करता है। यह सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए एक क्रांतिकारी प्रावधान है। क्या है? तो इस सामाजिक समानता स्थापित करने, यानी कि समाज में जो घटनाएं होती हैं कि कोई छूत मानता है या जिस सब मतलब, तो उसको कहीं ना कहीं समान लाना। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ साथियों कि उसको समान लाना ही सामाजिक समानता है। ठीक है, स्थापित करने के लिए एक क्रांतिकारी प्रावधान आया था। किसमें आया था? अनुच्छेद 17 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है साथियों? तो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया। किस में दिया है? 14 से 18 में, यानी कि सॉरी 14 से 18 में नहीं किया। 14 से 18 में तो 3 मूल अधिकार दिए, सॉरी मूल अधिकार नहीं दिए। इसमें जो है, इसमें का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि 1922। अनुच्छेद 1922 में क्या दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ी मुझे पढ़ने में मिस्टेक हुई, क्षमा मांगता हूँ आप सभी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 1922 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, किस अनुच्छेद में है? 1922 में अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है। याद रखिएगा। इसमें बोलने, घूमने, संग बनाने, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा गिरफ्तारी से सुरक्षा जैसे अधिकार शामिल हैं। क्या है इसमें? अनुच्छेद 22 में और 19 में क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार आते हैं। इसमें बोलने, घूमने, संग या बनाने, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा गिरफ्तारी से सुरक्षा जैसे अधिकार शामिल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 19 कितनी स्वतंत्रताएं देता है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, अनुच्छेद है जो 19 कितनी स्वतंत्रता देता है साथियों? 6 स्वतंत्रताएं देता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 स्वतंत्रताएं देता है। अनुच्छेद है जो 19 कितनी स्वतंत्रता प्रदान करता है साथियों? तो 6। ठीक है, याद रखिएगा, 6 स्वतंत्रताएं देता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 स्वतंत्रता देता है, जैसे कि व्यक्तिगत की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, आवगमन की स्वतंत्रता, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता। यानी कि हर व्यक्ति समान कोई भी काम कर सकता है, इसकी स्वतंत्रता देता है। हर व्यक्ति शांतिपूर्वक कोई सभा बिठा सकता है, इसकी स्वतंत्रता देता है। हर व्यक्ति संघ निर्माण स्वतंत्रता कर सकता है, निवास कर सकता है कहीं पर, इसकी भी स्वतंत्रता देता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 स्वतंत्रता प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, एसएससी जीडी 2026 के लिए। ठीक है, भारतीय संविधान मूल अधिकार से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। आज का सेशन देखना ना भूलें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है साथियों निम्नलिखित में से? तो अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 21 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्यापक व्याख्या करते हुए शिक्षा, स्वच्छ पर्यावरण और गरिमापूर्ण जीवन को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है साथियों हमारा, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेद में है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है वो किन अनुच्छेदों में है साथियों? तो अनुच्छेद 23 से 24 में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेद में साथियों? तो अनुच्छेद 23-24 में है। तो साथियों, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं। इसमें मानव तस्करी, बेगार और बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्या लगाया गया है? अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं। इसमें मानव तस्करी, बेगार और बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, ध्यान दें। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है निम्नलिखित में से? तो साथियों बाल जो श्रम है निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 24 में है, अनुच्छेद 24 में है बाल श्रम। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खदानों और खतरनाक कार्यों में काम पर नहीं लगाया जा सकता। क्या कह रहा है, बाल श्रम निषेध अनुच्छेद? तो प्यारे साथियों अनुच्छेद 24 कह रहा है कि बाल जो होते हैं, बाल श्रम होते यानी कि 14 वर्ष से जो कम आयु के होते हैं वे बच्चों को कारखाने यानी कि कोई भी कारखानों में कार्य नहीं कर सकते, खदानों में कार्य नहीं कर सकते, जहाँ खतरनाक कार्य होते हैं वहाँ नहीं कर सकते, काम पर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, नता अपराध माना जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि बाल जो हैं, बाल श्रम है 14 वर्ष से जो कम उनकी उम्र है, वो कोई भी रेस्टोरेंट जैसे होटल आपने देखा होगा वहाँ काम करते हैं, तो वो काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 24 कह रहा है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रश्न अगला क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों जो धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 में है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 25 में है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में। साथियों अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मनाने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हो। क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार तो देता है, मतलब अनुच्छेद 25, लेकिन व्यक्ति को अपने धर्म को मनाने और आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सार्वजनिक व्यवस्था होनी चाहिए साथियों। ठीक है, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हो। ठीक है, ये नहीं कि आप अपना, वो बात सही है कि आप धर्म की मतलब अपना प्रचार कर रहे हैं या कुछ भी ऐसे कुछ कर रहे हैं, मतलब देखो हर धर्म अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई धर्म बुरा है, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये कहने का मतलब है ऐसा आप कोई काम ना करें जो मतलब समाज के लिए बुरा हो। इसलिए कह रहा अनुच्छेद 25 कि आपको प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मनाने की, आचरण करने की, प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था है और नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हो। ठीक है, अधीन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहना है साथियों, ध्यान दें। धार्मिक मामलों का प्रबंधन किस अनुच्छेद में है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों धार्मिक मामलों का जो प्रबंधन है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 26 में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 26 में है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन किस अनुच्छेद में साथियों? तो अनुच्छेद 26 में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की संपत्ति रखने और उसका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। क्या देता है? अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने और संपत्ति रखने और उसका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि संप्रदायों में अपने धार्मिक यानी कि अपने धर्म का जो भी इनमें धर्म में खर्चा आता है वो काम करने का अधिकार देता है। ठीक है, और जो संपत्ति यानी कि जो मंदिर से या मस्जिद से कोई भी जो संपत्ति होती है उसे कहाँ लगाते हैं? मंदिर के विकास के लिए लगाते हैं ना। तो उसकी जो संपत्ति वो अधिकार देता है आपको करने की कि आप लोग मंदिर का विकास करें और अच्छा करें, इसका अधिकार देता है। यानी कि अच्छा करें, अच्छी नेगेटिव के लिए नहीं देता है, अच्छी के लिए देता है। ठीक है, अधिकार देता है अनुच्छेद 26 कि आप अपनी धार्मिक मस्जिद या मंदिर में अच्छे कार्य के लिए पैसे लगाएं और अधिक संपत्ति रखने का अधिकार देता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रबंधन करने का अधिकार देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दें। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो साथियों अनुच्छेद 2930 में है। किस में है? अनुच्छेद 29 और 30 में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है साथियों? अनुच्छेद 29 से 30 में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों एसएससी में जीडी में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हमेशा यहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्याकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा तथा शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार देता है, ठीक है। कौन अनुच्छेद देता है इतने अधिकार? अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा बोलने का अधिकार देता है, लिपि लिखने का अधिकार देता है और संस्कृति की रक्षा तथा शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार देता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ठीक है। कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा साथियों आज का सेशन कैसा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको सरलता से सरलता चीज़ को सरल बनाना, यानी कि कठिन चीज़ को सरल बनाना, मेरा यही संकल्प है, ठीक है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्था स्थापित करने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में साथियों? तो अनुच्छेद 30 में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 30 में है, क्या है अनुच्छेद 30 में? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है, ठीक है, अनुच्छेद 30। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है निम्नलिखित में से? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो साथियों संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें? 32 में है, याद रखिएगा। 32 में क्या है? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में है। और 32 को क्या है? संविधान सभा की आत्मा, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। क्या क्या है अनुच्छेद 32 को? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, यह नागरिकों को मूल अधिकार के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। वो क्या कहता है, वो क्या कहा है अनुच्छेद 32 में? तो नागरिकों को मूल अधिकार के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार भी देता है, यानी कि अनुच्छेद 32, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मोस्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ठीक है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सी रिट जारी नहीं होती निम्नलिखित में से? तो साथियों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सी रिट जारी नहीं होती? तो अपील, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अपील। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सी रिट जारी नहीं होती? तो अपील नहीं होती, ठीक है, अनुच्छेद 32 में, याद रखिएगा। क्या है इसमें ऐसा? तो चलिए समझिए। तो अपील कोई रिट नहीं है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रिट जारी होती हैं, हैबियस कार्पस, परमादेश, विशेषज्ञा, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्ष, ठीक है। तो अपील कोई रीट नहीं होती है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रीट जारी होती हैं। 5 रीट क्या क्या होती हैं जारी? तो हैबियस कॉर्पस, परमादेश, विशेषज्ञा, उत्प्रेषण और अधिकार पृष्ठ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो मूल अधिकार किसके विरुद्ध लागू होते हैं निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों मूल जो अधिकार हैं वो किसके विरुद्ध लागू होते हैं साथियों? तो ऑप्शन सी, यानी कि राज्य के विरुद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के विरुद्ध। तो मूल अधिकार हैं वो किसके विरुद्ध लागू होते हैं साथियों निम्नलिखित में से? तो राज्य के विरुद्ध होते हैं, ठीक है। तो मूल अधिकार मुख्यतः राज्य के विरुद्ध लागू होते हैं ताकि राज्य नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लंघन न कर सके। क्या न कर सके? राज्यों के नागरिकों की स्वतंत्रता का अधिकार और अधिकारों का उल्लंघन न कर सके, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मूल अधिकार है वो किसके विरुद्ध लागू होते हैं? तो राज्य के विरुद्ध होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा साथियों, कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है निम्नलिखित में से? तो साथियों कौन सा जो मूल अधिकार है
जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, तो कौन सा है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। तो कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? तो स्वतंत्रता का मूल अधिकार, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि कुछ अन्य अधिकार विदेशी नागरिकों को भी मिलते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि कुछ अन्य अधिकार विदेशी नागरिकों को भी मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। चलिए ध्यान दें। संपत्ति का अधिकार अब क्या है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, संपत्ति का जो अधिकार है अब क्या हो गया है? अब क्या है निम्नलिखित में से? तो कानूनी अधिकार है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार आप क्या अधिकार है साथियों? कानूनी अधिकार है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें। अगला प्रश्न है साथियों, मूल अधिकार निलंबित कब किए जा सकते हैं निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, जो मूल अधिकार हैं वो कब निलंबित किए जा सकते हैं? तो आपातकाल में जो मूल अधिकार व्यक्ति को दिए गए हैं, कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? 3 अधिकार दिए गए हैं, सॉरी 3 नहीं दिए गए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, मूल अधिकार निलंबित कब किए जा सकते हैं? तो आपातकालीन में किए जा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, मूल अधिकार निलंबित कब किए जा सकते हैं निम्नलिखित में से? तो आपातकाल में, याद रखिएगा। आप लोग को बताना है मूल अधिकार निलंबित आप लोग को बताना है मूल अधिकार कितने दिए गए हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग प्रश्न बताएंगे, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप सभी लोग, मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगेगा। तो मूल अधिकार निलंबित कब किए जा सकते हैं? तो आपातकाल में, जब आपातकाल जैसी स्थिति बनती है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, याद रखें। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसमें? आपातकाल में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन एक प्रश्न बनता है साथियों कि यहाँ पर प्रश्न बन रहा है एक और कि आपातकाल में ऐसे कौन से मूल अधिकार को निलंबित नहीं किए जा सकते? तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। क्या है? अनुच्छेद 20, यानी कि 20 और 21 को नहीं निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार जो 20-21 में है, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है निम्नलिखित में से? तो साथियों, अनुच्छेद है जो 20 किससे संबंधित है? तो अपराध संबंधों में संरक्षण देता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है साथियों निम्नलिखित में से? तो अपराधों में संरक्षण, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में संरक्षण देता है, और जैसे पूर्वव्यापी दंड का निषेध, दोहरा दंड और आत्मा अभियोग से सुरक्षा देता है। क्या है? अपराधों के संबंध में संरक्षण देता है, जैसे पूर्वव्यापी दंड का निषेध, दोहरा दंड और आत्मा अभियोग से सुरक्षा देता है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, दोहरी दंड के संरक्षण किस अनुच्छेद में है निम्नलिखित में से? तो साथियों, अभी मैंने आपको प्रश्न बताया, वही प्रश्न घुमा के आ गया, देखो याद रखें। तो दोहरी दंड के संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोहरी दंड की संरक्षण की है जो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या है अनुच्छेद 20 में? तो
अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 20 में ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, ध्यान दें, ध्यान दीजिएगा। गिरफ्तारी से सुरक्षा किस अनुच्छेद में है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, गिरफ्तारी से सुरक्षा अनुच्छेद 22 में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गिरफ्तारी से सुरक्षा किस अनुच्छेद में साथियों? तो अनुच्छेद 22 में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 22 में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सॉरी, इसको थोड़ा समझ लें। तो गिरफ्तारी से सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी व्यक्ति को कारण जानने और वकील से परामर्श और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने होने का अधिकार देता है। ठीक है, क्या देता है? अनुच्छेद 22, यानी कि अनुच्छेद 22 अधिकार देता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार देता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, ध्यान दें। मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, मूल जो अधिकारों का जो संरक्षण है वो कौन है साथियों? तो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है साथियों। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का संरक्षक है। यह अनुच्छेद 32 के माध्यम से अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करता है, यानी कि बिल जारी करता है, याद रखिएगा। मूल अधिकारों का जो संरक्षण है वो कौन है साथियों? तो सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का संरक्षक है। यह अनुच्छेद 32 के माध्यम से अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें, लास्ट प्रश्न साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, कौन सा ऐसा अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को निम्नलिखित में से प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी के लिए प्राप्त है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो नागरिक को विदेशी दोनों को प्राप्त है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार देता है वो क्या है? जीवन जीने, यानी कि जीवन व्यतीत करने का अधिकार देता है, और यह विदेशी को भी नागरिक को प्राप्त है। ठीक है, ऐसा देश तो है नहीं है कि जहाँ जीवन जीने का अधिकार ही ना दे, कि आप जीवन नहीं जी सकते इस देश में, ऐसा तो नहीं। हर पूरी दुनिया में ऐसा नियम है कि आपने अपने देश में उस जीने का अधिकार है। ठीक है, तो यही कहा गया है अनुच्छेद 21 में, याद रखिएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 25 MCQ क्वेश्चन जो आपकी SSC GD 2026 की परीक्षा के लिए धमाल मचाने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जुड़े रहिए हमारी यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।